नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं क्लास 12 का जो हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका सब्जेक्टिव करवाने जा रही हूँ। और यह जो है ना बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सब्जेक्टिव की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब कॉम है हमारे पावन पर्व, कोरोना वायरस, आरक्षण नीति, पर्यावरण संरक्षण, चुनाव प्रक्रिया और मोबाइल और इंटरनेट। तो आप किसी एक पर इसमें निबंध लिख लीजिए। हम कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। और कोरोना वायरस जो है ना बहुत ही सूक्ष्म लेकिन क्या है प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना के बराबर है, 900 गुना छोटा है। बाल जो होता है ना उससे भी 900 गुना छोटा है। लेकिन क्या होता है, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। और कोरोना वायरस को के संबंध में वायरस के ऐसे परिवार से हैं जिसके संक्रमण के से क्या होता है, जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। जब यह फैल जाता है ना तो सांस लेने में तकलीफ होती है। और आगे क्या होता है, इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके क्या है, लक्षण है। अब आगे देखिए, इसके संक्रमण के फलस्वरूप जब लोग इससे संक्रमित हो जाता है उसके बाद क्या होता है, बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खरांश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लक्षण है ये सब। और ऐसा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। और यह वायरस है ना दिसंबर में सबसे पहले पकड़ में आ गया था। इससे दूसरे देशों में पहुंचे जाने की आशंका जमाई जा रही है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस एनएचएस से प्राप्त सूचना के आधार पर कोरोना वायरस में बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं कि हम लोग कोरोना वायरस से कैसे बचे, तरीके बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग या फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की है। उसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने की, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से क्या हो सके, निपटा जा सके। प्रश्न संख्या 2 में अवतरण है और कहा जा रहा है कि इसका व्याख्या करने के लिए प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। और यह जो वाक्य है राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर निबंध से लिया गया है। और प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने नारी की पराधीनता पर चिंता जताई है कि नारी कैसे पराधीन है। यदि मानव और आदि मानव एवं दूसरे पर निर्भर नहीं थे, प्रकृति का पूरा उपभोग वे एक साथ मिलकर करते थे, वे आहार संचय के लिए साथ साथ निकलते थे। कब की बात की जा रही है, आदि मानव की। और अगर कोई जानवर उन पर टूट पड़ता था ना, आक्रमण कर देता था, तो एक साथ उनका सामना भी करते थे। नर और नारी दोनों सबल थे और दोनों अपना आहार स्वयं प्राप्त करते थे। लेकिन कृषि के आविष्कार ने नारी को क्या कर दिया, दुर्बल बना दिया और नारी पुरुष पर निर्भर होने लगी। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए वृक्ष पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर होने लगी। कब, कृषि के आविष्कार के साथ। और कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, लेकिन नारी को इसकी कीमत जो है वह चुकानी पड़ी। अब फिर आगे व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सदानी शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। अब चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण में बापू जी द्वारा स्थापित आश्रम विद्यालय को देखकर माथुर जी को बड़ा दुख पहुंचा और उसी आश्रम विद्यालय से बापू ने चंपारण वासियों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने का प्रयास किया था। वह आश्रम आज 1962 उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। चंपारण के लोगों की मानसिकता पर दुख व्यक्त करते हुए माथुर जी कहते हैं कि उन्हें उस आश्रम को सुरक्षित रखना चाहिए था,
यादगार के तौर पर रखना चाहिए था, क्योंकि वह आश्रम राष्ट्रीय संपत्ति है और इतिहास के एक उज्जवल पृष्ठ का गवाह है वह आश्रम। ऐसा लगता है कि चंपारण के लोगों ने अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति कोई आस्था और श्रद्धा है ही नहीं, इसीलिए इसको सुरक्षित नहीं रखा। जैसे वे अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को विस्मृत कर देने में पारंगत हो। राष्ट्रीय धरोहर हमारी प्रेरणा की स्रोत होती है और उन्हें विस्मृत करना अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देने के समान है, और विस्मृति हमारी विकलांग मानसिकता की परिचायक है। ऐसा कौन कह रहे हैं? माथुर जी कह रहे हैं। अब ग में कहा जा रहा है कि पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अब ये जो काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न आएंगे कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय जी हैं। कवि रघुवीर सहाय ने आज के सत्ताधारी वर्ग के राजनेताओं पर व्यंग किया है और कहा है कि इनका काम केवल भाषण देना और पुरस्कार बांटना ही रह गया है, और ये जनता के प्रतिनिधि होकर के और जनता से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जनता के साथ रहेंगे, लेकिन जनता के साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तरह तरह से तिक्रम किया करते हैं। वे पूरा पश्चिम के नंगे बूचे नर कंकालों को सिंहासन पर बैठा करके पुरस्कृत किया करते हैं, ताकि विदेशों में उनके लिए भी पुरस्कार का जुगाड़ हो सके। वो अपने ही जुगाड़ में रहते हैं। अब घ में है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, और बड़ा जटिल नीरस लगता है। अब ये जो पंक्तियां हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से है, और इसके रचयिता मलय जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी मन की व्यथा व्यक्त करते हैं कवि, और वे कहते हैं कि फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। प्रश्न संख्या 3 में मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखा जा रहा है। लिखने के लिए कहा जा रहा है सेवा में प्रधानाचार्य जी, और आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, विषय वही रहेगा। महोदय सभी निवेदन है कि मेरा नाम अपना नाम लिखिए, और मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं या किसान नहीं भी हैं, जिस सेक्टर से हैं आप लिख दीजिए यहाँ, और हमारी आजीविका उन्हीं की कमाई से चलती है, लेकिन इस वर्ष फसल खराब होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कोरोना वायरस की वजह से उनका काम छूट गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिस कारण पिताजी मेरे विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा का कर्मठ विद्यार्थी हूँ, मैं मेहनती हूँ, और अतः मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वर्ष की फीस माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आभार व्यक्त करना है, सौ धन्यवाद लिखना है, डेट लिखना है और अपना नाम लिखना है। नया खाता खुलवाने हेतु मैनेजर के पास आवेदन पत्र अथवा है या वो लिख दीजिए, या जो भी सहूलियत हो कीजिए अपना। अब सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक पटना, समस्तीपुर, कहीं भी आप लिख सकते हैं। विषय नया खाता खुलवाने के संबंध में महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं राम शर्मा आपके बैंक में खाता खोलना चाहता हूँ। आप अपना नाम लिखिएगा, और जिससे मैं बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकूं। मैंने खाता खुलवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर दिए हैं। फॉर्म फिलअप करना होता है तो वो भी लिख दीजिए। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि खाता खोला जाए, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। सौ धन्यवाद। पता जो है वो लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और फिर आप अपना नाम लिख दीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। 5 का उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वह किसकी पुत्री थी। 2 क्वेश्चन है इसमें संलग्न। तो जयप्रकाश जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, और वे जो थे ना बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी बृजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, दोनों का क्षेत्र बट गया। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीम होता गया, और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होते चली गई, और कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता जो है वह प्रारंभ हो गई। अब आगे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो भगत सिंह जो है ना, उनको विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं, एक अपेक्षा नहीं अनेक है।
वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे, वो भी जाने और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। वह देश की सेवा में तन मन से जुट जाए और अपने प्राण को न्यौछावर कर दे और प्राण न्यौछावर करने में भी पीछा न हटे। आगे पूछा जा रहा है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, अंग्रेज की तरफ से था, और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना जो है ना वह एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि ये अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कुंती का परिचय पूछा जा रहा है। कुंती जो है ना नाटक के प्रथम दृश्य में आती है और वह विष्णु की पड़ोसीन, अधेड़ होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है, वो स्वस्थ है, और वह ग्रामीण संस्कृति की ऐसी पड़ोसीन है जिसके पास आस पड़ोस में जाकर गप लड़ाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत होती है। और कुंती अकारण दूसरे की चिंता में भूलने वाली प्राणी है, जिसकी सहायता ओढ़ी हुई है और जो श्रेष्ठता मनोग्रंथि से ग्रस्त है। कुंती स्वार्थी, अनुदार और असंवेदनशील है। कुंती रसिक मिजाज की है और वह रिफ्यूजी लड़कियों के संबंध में ऐसी भद्दी टिप्पणी करती है जो किसी भी रूप में किसी नारी की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। भूषण जी ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है, पीछे भी यह प्रश्न बता चुकी हूं मैं। जिस तरह मृगराज सिंह हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता है, उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे सेना को छिन्न भिन्न कर देते थे, मार डालते थे। इसीलिए भूषण जी ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो हृदय की बात का तात्पर्य हमारी संवेदनाओं से है। हृदय शब्द से प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता और दया का प्रतीक होता है। हृदय में प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता, दया, सहानुभूति एवं परोपकार का भाव अस्थायी रूप से वर्तमान रहता है और हृदय की बात में उपयुक्त सात्विक भावों का सन्निवेश होता है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो सर्वहारा वर्ग जो सब कुछ खाता है ना, मांस मछली भी खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषक वर्ग से शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास करता है, पर उस प्रयास में अगर वह विफल हो जाए, सक्सेस नहीं हो, पर वह अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। वह क्रोध की ज्वाला में अन्यायपूर्ण परंपरा को जलाकर राख कर देने वाला और उतावला हो उठता है। उसके क्रोध की भयंकर तलवार दोनों तरफ से धारदार होती है, एक भी तरफ से सही नहीं होता, दोनों तरफ से, इधर भी मारकाट उधर भी मारकाट। आगे पूछा जा रहा कि हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है ना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है और राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान को वह दोहराता है और हरचरना क्यों पहचान फटे पुराने कपड़े पहने गरीब छात्र के रूप में है। अधिनायक कौन है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है और उनकी राष्ट्रीय ठाठवास भड़कीले से रोब दाब जो है ना उनकी पहचान है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। किसी भी 3 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध पर निबंध में व्यक्ति विचारों को संक्षेप में लिखिए। अब पूरे निबंध को संक्षेप में कर रहा है तो कितना भी छोटा करूं फिर भी हो ही जाएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नारी और नर पूर्ण रूप से समान है और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, परंतु अर्धनारीश्वर का रूप आज समाज में देखने को नहीं मिलता। अभी समाज की स्थिति वैसी नहीं है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री। संसार में स्त्री और पुरुष में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और पुरुष एवं नारी के गुणों के बीच एक विभाजन रेखा बन गई है और इस रेखा को पार करने में दोनों को भय लगता है। अब आदि मानव में क्या था कि नर नारी या भेद थोड़ा सा भी नहीं था दोनों में। दोनों साथ साथ आखेट करते थे, शिकार पर जाते थे। उन दिनों दोनों क्या थे? नर भी बलिष्ठ थे, नारी भी बलिष्ठ थी और आहार के मामले में वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। दोनों अपने अपने आहार की व्यवस्था करते थे
और नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा और यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। अब प्रत्येक नर को एक हद तक नारी, ये नहीं कहते हैं कि नर को नारी की इज्जत करनी चाहिए और नारी को नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक होता है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। बापू मेरी माँ नामक पुस्तक में इसका संकेत मिलता है। वास्तव में दया, माया, सहिष्णुता और त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। साथ ही नारी साहस एक शूरता का भी प्रतिनिधित्व करती है। नारी में बहुत साहस होता है। और संक्षेप में अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर इस तक अलग हैं, तब तक दोनों अधूरे हैं। जब नर और नारी अलग हो जाते हैं ना, तो दोनों अधूरे हो जाते हैं, कभी पूरे नहीं हो सकते। बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट आभास हो। दोनों जरूरी है। अब तीसरा में कहा जा रहा है कि रोज कहानी जो है ना, उसका केंद्रीय संदेश की समीक्षा करना है। और रोज कथा साहित्य के में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह जो है बहुचर्चित कहानी है, फेमस है। और ये जो कहानी में वास्तविकता की एकांत व्यक्तिगत अनुभूतियों से अलग ले जाकर के सामाजिक संदर्भ में इसको देखा गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसकी सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। और मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने, स्वेच्छा और स्वच्छंदता तथा भातृभाव के छोटेपन बंधनों से मुक्त बीता था। आज मालती विवाहिता है और एक बच्चे की मां भी है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वार्तालाप जब होती है, बातचीत होती है, तो वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, कहीं कुछ करने की चेष्टा कर रही हो और किसी बीती बात को याद करने की भी चेष्टा कर रही हो, किसी बिखरे हुए वायुमंडल में को पुनः जगाकर गतिमान करने की चेष्टा कर रही हो और किसी टूटे हुए व्यवहार को तंतु की तरह पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रही हो। इस तरह से मालती जो है उसकी आंखों में झलक उठती है। मालती रोज कोल्लू के बेल की तरह व्यस्त रहती है। अब क्या होता है, वातावरण और परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं रोज कहानी में। और डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, मालती के पति डॉक्टर हैं, उनके पति जब काम पर चले जाते हैं, उसके बाद सारा समय मालती के घर में एकांकी काटना होता है। वह अकेले रहती है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद वह सारा समय जब अकेले रहती है, तो उसका जीवन उब और उदासी के बीच क्या रहता है, घिरा रहता है। किसी तरह के मनोविवाद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने जीवन का क्या हो, भार ढोने में वह भार के जैसे अपने जीवन को ढो रही हो। इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री जो होती है ना, उसी घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतियां, मानवीय दृष्टिकोण केंद्रित कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। और कहानी के गर्भ में एक सामाजिक प्रश्न जो है ना, विचारोत्तेजक रूप में पैदा हो रहा है। अधिनायक कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो बड़ा बड़ा सा है प्रश्न का उत्तर। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। इसमें क्या होता है कि आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति क्या है, रोषपूर्ण कटाक्ष किए हैं लेखक ने। हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है और कवि प्रश्न करते हैं कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढीली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचरना गाता है। और कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह क्या है, फटा पुराना कपड़ा पहने राष्ट्रगान को दोहराता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कि अधिनायक कौन है, व्यंग कर रहे हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि वह कौन है जो मखमल
टमटम, बल्लभ, तुरी के साथ माथे पर पगड़ी एवं चैवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अधिनायक तो वो हुआ ना, वो बच्चा तो फटे बदहाल अवस्था में जनगण मन अधिनायक जय हे कर रहा है। कवि प्रश्न कहता है कि कौन है जो सिंहासन मंच पर बैठा है और दूर दूर से नंगे एवं नर कंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर उसे क्या कहते हैं, अधिनायक का तमगा एवं माला पहनाते हैं। यह मेरा नायक है, मेरा नेता है। कौन पाता है, हम ही आप ना पहनाते हैं। कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाआलो जिसमें डरे हुए लोग रोज जिसका गुणगान या बाजा बजा कर करते हैं। रोज हम लोग अधिनायक का गुणगान करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान प्रतिनिधियों पर व्यंग किया है कि प्रतिनिधि तो आराम से रहते हैं और उनके जो है ना वो अधिनायक अधिनायक कह करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। कविता का नितार्थ प्रतीत होता है कि इस सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा है कि सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह हम बने रहे, ऐसा कर दिखाएं कि मेरी जिंदगी जो है तानाशाही में बीते, अधिनायक बन करके बीते। तुमुल कोलाहल कला में कविता का संक्षेप में भावार्थ कीजिए। तुमुल कोलाहल एक कविता है, उसका संक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कविता है वह छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोलाहल पूर्ण कला से उच्च स्वर में व्यथित मन की अभिव्यक्ति है। मन की में जो बात आया है ना उसको लिख डाले हैं। कवि निराश और हताश नहीं है, वो मन की बात लिख रहे हैं लेकिन निराश नहीं है। कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश्य है, किंतु उन पर विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण जो है ना वह दिखाई देती है। कवि की चेतना विकल होकर के भी, विह्वल होकर भी नींद के पल को ढूंढने लगती है और उसी समय वह थकी सी प्रतीत होती है, किंतु चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन उसे सबल के रूप में सांत्वना एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। अब आगे देखिए कि दुख में डूबा हुआ अंधकार पूर्ण मन जो निरंतर विषाद में परिवेष्टित है, प्रातःकालीन खिले हुए पुष्पों से सम्मिलित संपर्क में आकर के जब पुष्प संपर्क में आते हैं ना तो वह क्या होते हैं, उल्लसित हो जाते हैं, खिल उठते हैं और व्यथा का, दुख का जो है ना घोर अंधकार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब रात में लोग सोते हैं दुख में होते हैं, लेकिन सुबह होते ही उनका जो है सो दुख समाप्त हो जा रहा है। कवि जीवन की अनेक बाधाओं एवं विसंगतियों का भुक्तभोगी एवं साक्षी है, खुद उदाहरण में है कवि, उन्हीं को उदाहरण के तौर पर रखा गया है। और कवि अपने कथन की संपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं प्रकृति का सहारा लेते हैं, यथा मरु ज्वाला, चाँद की घाटियां, पवन की प्राचीर, झुलसते हुए विश्वदिन, कुसुम, रीति, रात, नीरधर, अश्रु सरमधुर, मधुप और मरंद मुकुलित आदि का क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर वो सहारा ले रहे हैं। उषा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों द्वारा उषा का गतिशील चित्रण प्रस्तुत किया है और कवि ने एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह उषा कालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने जिस उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है उसमें प्रातः और भौर के सौंदर्य का समन्वय है। कवि के अनुसार कविता के में वर्णन के अनुसार सूर्योदय होने के पूर्व, सूर्योदय होने से पहले जो होना है प्रातः और भोर का समय वो अपूर्व जादू और मोहकता भरा होता है सूर्योदय होने के पूर्व, और उसके फैलने का स्तर जो होता है वह परावर्तित रंगों के वैविध्य में गतिशील होता है, बहुत तरह के रंग उसमें दिखाई देने लगते हैं। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख के समान शोभायमान था और कुछ क्षण बाद नभ आकाश का जो रंग है ना वह नीला राख के रंग में परिणित हो गया, फिर चेंज हो गया और आकाश राख में लिपे गए नीले चौके की तरह प्रतिभासित होने लगा। कुछ देर बाद फिर उसके बाद आकाश में राख एक रंग छाया रहा और फिर वह पीलापन लिए हुए लाल रंग केसरिया रंग में परिणत हो गया। वह रंग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो काली सील और लाल केसर में धो दिया गया हो। आगे देखिए, उसमें लालिमा और पीलापन का संयोग था, अब वह केवल लालिमा में पुत गया। लगता था कि जैसे बाल अरुण, बाल रवि जो है ना वो अब रात्रि के अंधकार को हटाकर उदित होने वाला है, जब सुबह का समय होता है ना इसी तरह लगता है। आकाश में घटित इस रंग परिवर्तन में के संबंध में कवि कहते हैं
कि मानो किसी ने प्लेट भर लाल खरिया चरक मल दी गई हो। प्लेट होता है ना, उसमें लाल रंग धीरे धीरे गाढ़े और पीले रंग में बदलने लगा। इस रंग परिवर्तन को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि जैसे नीले जल में किसी की गौर या झिलमिलाती देह हिल रही हो, ऐसा कल्पना कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। विगत 1-2 दशकों से युवा वर्ग में अपव्यय की प्रवृत्ति बढ़ गई है। भोगवाद की ओर युवक अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं और वे सुख सुविधा की प्रत्येक वस्तु को लेना चाहते हैं और अपनी आय और व्यय में तालमेल बिठाने की उन्हें चिंता नहीं है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है, धन संग्रह न सही, कठिन समय के लिए कुछ बचाकर रखना भी वे नहीं चाहते और उन्हें लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से लुभाकर उत्पादक व्यवसायी भरमाते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? आज का युवक मात्र उपभोक्ता बनकर रह गया है, वह आगे के लिए नहीं बचा पाता। अनेक कंपनियां और बैंक क्रेडिट कार्ड देकर उनकी खरीद शक्ति को बढ़ावा का दावा करते हैं और बाद में क्या करते हैं? निर्ममता से रकम वसूल लेते हैं युवा वर्ग से। अब इसका क्या कारण संक्षेपण करने के लिए कहा जा रहा है? तो आजकल की युवा पीढ़ी किसी भी हालत में सभी चीजों को खरीदना चाहते हैं, चाहे हालत कैसी भी हो, और बिना अपनी निश्चित पूंजी देखे हुए आजकल के विज्ञापन भी इसका फायदा भी उठा रहे हैं कि युवा पीढ़ी डेबिट कार्ड के खत्म हो जाने के बावजूद भी मनचाही चीजों का क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर लेते हैं, जिसे बाद में निर्ममता से वो क्या करते हैं? रकम वसूलते हैं। रकम तो छोड़ते नहीं है कोई भी कंपनी, बाद में वसूल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर, नानक और दादू अत्यंत मुक्त आत्माएं थी जिनका आध्यात्मिक क्षितिज अत्यधिक फैला हुआ था और जिसमें धर्मांधता की छूट या सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। वो धर्मांध नहीं थे। यह किसी भी युग के लिए सबसे अधिक महत्व की बात है। कोई भी युग हो, बहुत महत्व है इसमें। और उन्होंने धार्मिक झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया तथा हिंदू, मुसलमान और अन्य संप्रदायों की एकता के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। कौन? कबीर जी, नानक जी, दादू जी। अब इनका संक्षेपण कीजिए। प्राचीन भारत में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जैसे कबीर, नानक और दादू, जिन्होंने समाज में फैले हुए धर्मांधता की छूत या सांप्रदायिकता को मिटाने में अहम योगदान निभाया। और उनके शिक्षा का मूलाधार क्या था? आध्यात्मिकता था। उन्होंने समाज में निम्न वर्गों को उठाने एवं उच्च वर्गों में एकता लाने में अहम योगदान निभाया। उच्च वर्ग जो है ना, वो एकता को समझे। 2021 में जितने भी सब्जेक्टिव आए थे अथवा वाला भी, उसको भी मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी अपने मेहनत का फल मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।